अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और जी हाँ, आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आज की न्यूज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आजकल तो खैर वैसे रमज़ान है, लेकिन रमज़ान ना हो तब भी दिन में एक काम ज़रूर अच्छा कीजिए, जो आपको ऐसा लगे कि आपने अच्छा काम किया है। चाहे आप किसी से मुस्कुरा के बात करें, चाहे 2 लड़े हुए या झगड़ा किए हुए दोस्तों में सुलह करवा दीजिए, किसी की मदद कर दीजिए, एक टाइम का खाना दे दीजिए, किसी को एक गिलास पानी दे दीजिए, किसी को अगर वो रोड क्रॉस करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे, रोड क्रॉस करवा दीजिए या कोई भी ऐसी बात कीजिए, चाहे इंसान के साथ, चाहे जानवर के साथ। यानी अगर आपके पास कोई पेट है, अगर नहीं भी है तो रोड पे आपको बहुत से ऐसे जानवर मिल जाएँगे जो बेचारे खाने की तलाश में होते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ा-सा खाना-वाना उसका बंदोबस्त कर दीजिए। कोई ना कोई एक अच्छा काम ज़रूर कीजिए और अगर कुछ भी ना हो पाए तो किसी से मुस्कुराकर बात कर लीजिए। तो मेरा ख्याल है वो दिन भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और एक तरह से एक अच्छा काम करने का जो आपने सोचा है वो आपका टारगेट जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और सबसे पहली न्यूज़ है डॉक्टर मारंग बलोच की। डॉक्टर मारंग बलोच बलूचिस्तान की एक बहादुर बेटी हैं और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से वो अपने लोगों के राइट्स के लिए, मिसिंग पर्सन्स के इश्यू के लिए और कई दूसरी चीज़ों के लिए जो है वो बाहर निकलती हैं और इस बार जी उनके लिए एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जी डॉक्टर मारंग बलोच को 2025 में जो नोबेल पीस प्राइज है उसके लिए नॉमिनेट किया गया। उसके लिए हम बहुत दुआ करते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच ना सिर्फ ये कि इस प्राइज को जीत लें बल्कि उसके साथ साथ यकीनन पाकिस्तान में रहने वाले हर इंसान और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहां जहां भी कोई लोगों में इंसानियत है वो यकीनन डॉक्टर मारंग बलोच की इस अचीवमेंट को देखेंगे और ना सिर्फ देखेंगे बल्कि तारीफ भी करेंगे और हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो पाकिस्तान की हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है और जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही हैं बलोचिस्तान के लोगों के लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं और यकीनन बहुत जल्द ही ऐसा दिन भी आएगा जब मिसिंग पर्सन्स का इशू जिसके ऊपर डॉक्टर मारंग बलोच बहुत सीरियसली काम कर रही हैं उसमें कोई ना कोई उनको अचीवमेंट भी होगी और शायद वो लोग जो इन लोगों को उठा के ले जाते हैं, किडनैप करके ले जाते हैं, उनको कोई तरह की शर्म आए। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी का नाम जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए गया है। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है उनको भी ये प्राइज मिल चुका है और उनके बाद जो है कह लीजिए कि मलाला यूसुफजई, जी हाँ, इनको भी ये प्राइज मिल चुका है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों के नाम ही जो मैं आपको बता रही हूँ उनको पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के जितने लोग हैं मेजॉरिटी ने कोई खास इज्जत नहीं दी। डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदिया थे और इस वजह से उन बेचारों को जो है ना सिर्फ ये कि उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई जो कि इतना बड़ा प्राइज जीतने के बाद किसी को दी जानी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा और आजकल भी आप देखते हैं कि अहमदियास के साथ जो सलूक किया जाता है ना सिर्फ उन बेचारों को जीते जी तंग किया जाता है बल्कि उनके मरने के बाद भी उनकी कब्रों को तोड़ दिया जाता है, डेड बॉडीज बाहर निकाल ली जाती हैं और बहुत कुछ शर्मनाक हरकतें पाकिस्तान में की जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ना तो गवर्नमेंट की तरफ से आवाज आती है और ना ही किसी अथॉरिटी की तरफ से आवाज आती है जो बहुत हर वक्त चौधरी बने रहते हैं पाकिस्तान के, लेकिन इन तमाम हरकतों पे वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अभी रिसेंटली भी आपने यकीनन सोशल मीडिया पर एक खबर देखी होगी कि किसी जगह पर किसी के घर में कुछ अहमदियाज जो हैं वो मिलकर जुम्मे की नमाज अदा कर रहे थे और वहां पर कोई ये मुल्ला माफिया जो हमारे यहाँ ये जहरीले सांप जो कि ज़ियाउल हक के ज़माने से बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए हैं, उन लोगों ने वहाँ पर हंगामा मचा दिया और उसके बाद अपनी वीडियो जो थी वो भी सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल थी जिसमें वो धमकियां लगा रहे थे और इन लोगों को थ्रेट कर रहे थे कि जी इस तरीके से कहीं जमा होकर ये जुम्मे की नमाज अदा नहीं कर सकते। मतलब मैं कहती हूँ ये जो मुल्ला माफिया है खुदा गैरत करे, इनके ऊपर लानत में भेजती हूँ इन मुल्लाओं के ऊपर जो पाकिस्तान का जिन्होंने ये हाल कर दिया और उसमें यकीनन जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो कि एक डिक्टेटर था जिसने तकरीबन 11 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, लेकिन उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को भी नहीं भूला जा सकता जिन्होंने असल में अहमदियास को जो है वो इस कह दिया कि जी ये नॉन मुस्लिम है या ये अपने साथ इस्लाम का नाम नहीं लगा सकते, कोई ऐसी
कह लीजिए जो मुस्लिम्स जो त्योहार मनाते हैं या फेस्टिवल्स करते हैं या कुछ भी करते हैं वो नहीं कर सकते। ये सब तोहफा जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो का है, और उसके बाद वो बढ़ता चला गया, और यहाँ तक कि उन्होंने खैर अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया था, लेकिन हुआ क्या कि उन्हें फांसी लगा दी गई और वो अपनी कुर्सी बहरहाल फिर भी नहीं बचा सके। उनके बाद ये आया जनरल मोहम्मद ज़ियाउल-हक, और उसने भी यही जहर जो था इस जहर को मजीद बढ़ाया, और आज हम जो कुछ देख रहे हैं पाकिस्तान में, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पब्लिकली मारा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं, बल्कि जो मार देता है उसी को हीरो बताया जाता है, और मरने वाला ही हमेशा कसूरवार होता है। ये हाल पाकिस्तान का कर दिया है। उसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले जो थोड़े बहुत जिनमें अक्ल है, या थोड़े बहुत लोग ऐसे जो थोड़े से बेहतर है, वो बेचारे बाहर जाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, और करते रहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान अब डेफिनेटली रहने की जगह नहीं रहेगी। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि यहाँ पर जो भी है इस वक्त, अगर कोई सांस ले रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पे, तो कोई पता नहीं है कि वो आपको कल जिंदा मिलेगा या नहीं, इसलिए कि हर एक ने हाथ में एक तरीके का, समझे, किसी को मारने के लिए कुछ ना कुछ उठा रखा है। अपने दिमागों में या अपने दिलों में जो नफरतें भर रखी है, उसकी वजह से पाकिस्तान में कोई भी इस वक्त महफूज नहीं है, और हर कोई यही समझता है कि शायद आज का दिन निकल गया, कल जिंदा होंगे या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये टीएलपी वाले हो गए, टीटीपी वाले हो गए, ना जाने और कितने इसी तरह के जो कह लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में दन दनाते फिर रहे हैं, और उनको पूरी तरह से उसी तरह से हिफाजत दी जा रही है जिस तरह से हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी किस्म के टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको दी जाती है। वही सारी हिफाजत और वही सारी वाहवाही जो है वो इन लोगों को भी मिलती है। बहरहाल यहाँ से हम बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपसे बात करेंगे शाहरुख खान की। जी हाँ, शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड या कह लीजिए हिंदी मूवीज के बहुत बड़े स्टार हैं, और सभी शाहरुख को जानते हैं। वैसे शाहरुख भी यहाँ पेशावर के हैं, और जैसे बताया जाता है कि उनके पेरेंट्स जो है वो पेशावर से गए थे मुंबई, और अब शाहरुख खान को सारी दुनिया जानती है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनकी मूवीज का बहुत इंतजार रहता है, और खासतौर पे जब शाहरुख जो है जब स्टेज पर होते हैं, जो लाइव शोज चल रहे होते हैं, उसमें भी उनकी बातें और उनका अंदाज जो है वो लोगों को बेताशा पसंद है। बात हम करेंगे शाहरुख खान की, और शाहरुख खान साहब ने तारीफ की है मोदी जी की। जी हाँ, उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ की है, और कहा है कि जो गुजरात में वाइल्ड लाइफ के रेस्क्यू सेंटर में जो मोदी जी ने विजिट किया, और वहां से कई फोटोज और वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी, उसकी बहुत तारीफ की है शाहरुख खान साहब ने। और उनका यही कहना है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और यकीनन हम तमाम लोगों को, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही शामिल नहीं है, मैं यकीनन उसमें पाकिस्तान के और तमाम दुनिया के लोगों को समझती हूँ कि हमें जो है वो वाइल्ड लाइफ की बहुत हिफाजत करनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होती है। आपने देखा ही है कि हम कभी कुवैत से, कभी कतर से, कभी यूएई से, कभी किसी कंट्री से, कभी किसी गल्फ कंट्री से पैसा पकड़ते हैं, और हमारे यहाँ इजाजत दे दी जाती है कि हाँ जी आप आके यहाँ पर शिकार खेल सकते हैं। और इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान में थोड़ी बहुत रह गई है, वो बेचारे भी वो जो है वो अपनी जान से जाते हो, बेजुबान जानवर जो है वो अपनी जान से जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसी कंट्री है जहां पर बताया ये जाता है अभी तक के जो वाइल्ड लाइफ है वो घटने के बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें डेफिनेटली भारत की गवर्नमेंट का भी हाथ है। ना सिर्फ ये कि मोदी जी का, बल्कि इससे पहले जो गवर्नमेंट रही है यकीनन उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सिंसियरली काम किया होगा। और इस वक्त फिर हमने एक बार फिर देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अब वो गुजरात गए, और वहां पर जाकर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में जो है उन्होंने वहां पे विजिट किया, और उनकी कई ऐसी फोटोज हमने आपको पहले भी अपने शो में दिखाई थी कि जहां पर वो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, और उस रेस्क्यू सेंटर के अंदर जाकर उन्होंने तमाम जो कुछ वहां पे जिस तरीके से काम किया जाता है उसका भी जायजा लिया। और इसी चीज को देखते हुए डेफिनेटली शाहरुख खान साहब जो हैं उन्होंने मोदी जी की काफी तारीफ की है, और इससे मेरे ख्याल है कि एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो पूरी दुनिया को गया है। तो ये कि आप अपने यहाँ जो बेजुबान जानवर हैं, जो आपकी वाइल्ड लाइफ है, उसका बहुत ख्याल करें। और दूसरा ये कि आप देखें कि भारत जैसी कंट्री में जहां पर हर वक्त ये कहा जाता है कि मुसलमान बड़े खतरे में,
उस कंट्री में हमने हमेशा से देखा, ना सिर्फ शाहरुख खान बल्कि उनसे पहले की जो जनरेशन्स थी उसमें भी, चाहे वो दिलीप कुमार साहब हो, नसीरुद्दीन शाह हो और कई दूसरे बड़े बड़े एक्टर्स, मधुबाला और कई और दूसरे नाम जो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से सामने आए, वो तमाम के तमाम लोग मुसलमान थे। और अगर हम ये कहें इस वक्त भी यानी शाहरुख के टाइम पे कह लीजिए कि सलमान खान भी हैं, सैफ भी हैं और कई दूसरे नाम जो हैं वो आपके सामने ही हैं कि जो कि मुस्लिम हैं, लेकिन उनको कहीं रोका नहीं जा रहा, उनको कहीं टोका नहीं जा रहा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो उनको आगे बढ़ने दिया जाता है। साथ ही साथ अगर हम टीवी इंडस्ट्री में देख लें तो टीवी इंडस्ट्री में भी आपको कई ऐसे प्रोमिनेंट नाम नजर आएंगे जो कि टीवी चैनल्स का हिस्सा हैं और उनमें रुबीका लियाकत भी हैं, उनके साथ साथ रोमाना इसार खान जो हैं वो भी मौजूद हैं और कई दूसरे नाम जो हैं जो कि मुस्लिम है वो आपको इंडियन टीवी चैनल्स के ऊपर जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो हमें पाकिस्तान के टीवी चैनल तो क्या, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो चले अभी कुछ कर ही नहीं रही है, लेकिन अगर जब कर रही थी या जब कभी काम करती है तब भी आपको उसमें कोई नॉन मुस्लिम जो है वो कोई खास जगह पर आपको दिखाई नहीं देते। टीवी चैनल पे भी आपको कोई प्रोमिनेंट तरीके से आपको कोई भी हमारे टीवी एंकर या जर्नलिस्ट ऐसे नजर नहीं आएंगे जिनका रिलीजन इस्लाम ना होकर कोई और रिलीजन के हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू, पारसी, सिख, कुछ भी, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देते। अब एक तरफ लोग ये भी कहेंगे कि जी हमने तो माइनॉरिटी को छोड़ा ही कोई नहीं है, हर एक को तो हमने कलमा पढ़ा दिया है तो हम कहाँ से दिखाएंगे, लेकिन चले थोड़े बहुत तो फिर भी है ना लोग, लेकिन वो भी हमें दिखाई नहीं देते और उसका रीजन भी यही है कि हम उनको आगे बढ़ने ही नहीं देते। हम हर जगह पर, जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिख कर रखा हुआ है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे या आर्मी चीफ होंगे या जो भी होंगे, जो बड़ी सीट्स पे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही होंगे। तो इसी तरीके से उसी चीज को मुझे लगता है लेकर आगे चलते हुए हमारे मीडिया का भी यही हाल है कि वो किसी नॉन मुस्लिम को आगे नहीं आने देता, किसी को भी ना कोई हमारे यहाँ आपको कभी भी टीवी एंकर्स और कभी भी टीवी या ड्रामा आर्टिस्ट या फिल्म आर्टिस्ट आपको नहीं दिखाई देते। बहुत कम नाम ऐसे दिखाई देते हैं जो शायद एक आध बार कभी कोई रह गया हो, जैसे एक एक्ट्रेस हुआ करती थी शबनम, वो बांग्लादेश से थी और उनका उनका रिलीजन जो था वो हिंदुइज्म था, लेकिन ये कि उनके अलावा मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जिनको कि पाकिस्तान में आगे आने दिया जाता हो। और वरना तो हम दावे तो बहुत करते हैं कि जी हमने बड़ा कोई इस्लाम का झंडा उठा के रखा हुआ है और हम हर वक्त, हमारे पेट में दर्द होता रहता है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो कभी हम कश्मीर कश्मीर करने लगते हैं, तो कभी अफगानिस्तान का भी एक जमाने में हमें बड़ा प्रॉब्लम लगा हुआ था और अभी रिसेंटली हमें फलस्तीन के लोगों की बहुत फिक्र सता रही है। लेकिन जो लोग हमारे अपनी कंट्री में रहते हैं उनकी हमें कोई फिक्र नहीं है। फलस्तीन के लोगों के लिए हम बहुत आवाज उठाते हैं कि जी इजराइल बड़ा जुल्म कर रहा है, इजराइल वहां पे जो है उनकी मदद के लिए लोगों को जाने नहीं दे रहा और कई दूसरी चीजें हम बात करते रहते हैं। लेकिन हम साथ साथ ये बात कभी नहीं करते कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम अपने यहाँ कुछ ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर आप सभी जानते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर हैं भारत के, पाकिस्तान भी एक बार आ चुके हैं और एससीओ की मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आए थे और हमने बड़ी कोशिश की कि हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन खैर नहीं हो पाई। हो सकता है अगर जिंदगी रही तो फिर कभी आगे जाकर डॉक्टर जयशंकर से मिलना हो सके। लेकिन ये जरूर है कि मेरे तो हमेशा से मैं कहती हूँ कि मेरे फेवरेट हैं और कई लोग जो हैं वो बड़ा उस पर पाकिस्तान में एतराज करते हैं कि क्यों तुम्हारे डॉक्टर जयशंकर बड़े फेवरेट हैं। लेकिन खैर मुझे एज अ फॉरेन मिनिस्टर उनका काम बहुत पसंद है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस बार डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है, उनका कहना ये है, एक जगह से उनका जो स्टेटमेंट है इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में भी और कई जगह पर, कि उनका कहना ये कि कश्मीर का इशू जो है वो ऑलमोस्ट हल कर लिया गया है। जी हाँ, कश्मीर के इशू को डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि ऑलमोस्ट वो हल हो गया है और सिर्फ पाकिस्तान से आजाद कश्मीर या फिर पीओजे जो है वो लेना रह गया है। अब ये बात डॉक्टर जयशंकर जो है वो इतने कॉन्फिडेंट होके क्यों कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल है जो कई लोगों के जहनों में है और वो यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है
کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں کشمیر کو لے کر. ویسے ابھی تک پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کی اتھارٹیز نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ بھارت کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے یا یہ کشمیر کو لے کر کسی قسم کا جو ہے وہ ایشو جو ہے کشمیر کا اس کو سالو کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب جی ہاں، جو کہ آپ کو یہ راکٹ لانچر لے کے بھی نظر آ رہے ہیں، عمران خان کے اوپر کئی بار اس طرح کے الزامات لگے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے کشمیر کا سودا کر دیا، یا عمران خان صاحب نے جو ہے 370 جب ہٹایا گیا تھا تو عمران خان نے کوئی خاص اس کے اوپر بات چیت نہیں کی، اور اسی کو لے کر اس وقت کی اپوزیشن جو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے عمران خان کو بہت کرٹیسائز کیا تھا. لیکن جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے یا دوسری گورنمنٹ آ گئی ہے، اس کے بعد بھی کشمیر بہت زیادہ نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس کے بجائے جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اٹیک چل رہے ہیں، اس کے ساتھ بی ایل اے کے اٹیک چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہماری فورسز ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے، ان کا سارا جو دھیان ہے یعنی پوری طریقے سے وہ ان سائٹس کو دیکھنے میں لگی، اور ہونا بھی یہی چاہیے. اور دوسری طرف بھارت کی طرف سے جو کہہ لیجیے جو بارڈر ہے وہ اس کو کافی حد تک جو ہے وہ شانت رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلے سٹیٹمنٹ دیا، یعنی میں اپنے لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈائیلاگ کے ذریعے کشمیر ایشو سولو کریں گے. دوسری طرف آرمی چیف کا کہنا یہ تھا کہ جی ہم 10 بار جنگ لڑیں گے. یعنی دونوں کے سٹیٹمنٹ آپس میں میچ نہیں کر رہے تھے، اور لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اچھا اگر آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ 10 بار جنگ کریں گے اور پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ بات چیت کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنگ کی تیاری کیجئے، لڑنے کی تیاری کیجئے. اس لیے کہ پرائم منسٹر کی تو کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے پاکستان میں، تو ان کی بات کا کیا ہے بھائی، کچھ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آنی شروع ہوئی ہیں. اب بیچ میں تو تھوڑا سا انہوں نے بھی بریک لگا دی تھی، لیکن اب پھر ایک بار یہی بات چڑھ گئی ہے کہ پاکستان سے آزاد کشمیر یا پی او جے کے جو ہے وہ انہوں نے لے لینا ہے. اب بہرحال ڈاکٹر جے شنکر ایک بہت بڑی جگہ پر موجود ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑی منسٹری ہے ان کے پاس، اور اگر وہ اتنے بڑا سٹیٹمنٹ کیمرے کے آگے بیٹھ کر دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ایم مودی کی اپروول کے بعد ہی دے رہے ہوں گے. لیکن کیا پاکستان کی طرف سے اس بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے یا کیا ہوگا، اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریاکٹ نہیں کیا ہے. اور اس وقت تو فی الحال ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ جی بنو گئے ہیں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اٹیک ہوا تھا 2 دن پہلے، اور وہاں کے حالات جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے، اور ڈیفینیٹلی ایجنسیز کو اور جو فورسز ہیں اور گورنمنٹ کو اس طرف دیکھنا چاہیے. بھارت کے ساتھ ہمیں اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنا ہوگا. اب کئی بار بھارت کے لوگوں سے بھی بات کی جاتی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیر جو ہے یعنی آزاد کشمیر کو وہ اپنا ہی مانتے ہیں، مگر ایسے تو ہم بھی جموں کشمیر کو اپنا مانتے ہیں. تو اب یہ مان لینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، اگر ہونا ہوتا تو سالوں پہلے ہو گیا ہوتا. لیکن بہرحال جیسے بھی یہ پرابلم سالو کیا جائے ہونا چاہیے، لیکن ہاں اس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کی مار کٹائی، ایئر اسٹرائک، لڑائی ٹھک 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 یا کسی کی جان جو ہے وہ نہیں جانی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ بار بار ہم بھی اپنے چینل کے تھرو کہتے رہتے ہیں، اور باقی لوگ بھی جو یوٹیوب چینل پہ کام کر رہے ہیں یا ایون ٹی وی چینلز پہ بھی کام کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ امن کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے ہر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اور یہی جو ہے میرا خیال ہے پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے. 2 بڑی خوبصورت کنٹریز ہیں، اور اگر ان دونوں کے ٹرمز بہتر ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ اس ریجن میں کتنا امن آئے گا، اس ریجن میں کتنی پروگریس اور بہتر ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پروگریس نہیں ہو رہی، ہمارا حال خراب ہو رہا ہے. بھارت اچھا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اچھا جا رہا ہو تب بھی ایک ٹینشن آپ کو رہتی ہے. اگر آپ کے پڑوس میں آگ لگی ہو تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر آئس کریم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بھارت کو چاہیے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے جو بھی ایشوز ہیں
اس کو ڈائلاگ کے ذریعے آپ لوگ سولو کریں. اور باقی جیسے مودی جی نے کہا ہے کہ یہ زمانہ وہ تو نہیں ہے کہ جس میں جنگ ونگ کی جائے اور لڑائی جھگڑے کیے جائیں, تو ہم اس بات سے مودی جی کے بالکل 200% ایگری کرتے ہیں. لیکن بہرحال اب ٹرمپ صاحب کا زمانہ ہے, ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں اور طرح طرح کی باتیں جو ہیں ٹرمپ صاحب کرتے جا رہے ہیں, غزہ کو لے کر بھی اور اسرائیل کو لے کر بھی اور باقی کنٹریز کے بارے میں بھی. ان کے ہر وقت ان کے سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں اور بڑے اگریسو موڈ میں وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, لیکن ان کے اوپر ہم بات کریں گے بہت جلد, آپ کو دوبارہ سے دکھائی دیں گے اور نئے ٹاپکس اور نئی نیوز کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ بھی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اور بہت جلد پھر ملیں گے. تھینک یو.